KP classes dedicated to excellence. सो वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल स्वैग से चल रही होगी दोस्तों। जी हाँ, स्वागत है आपका अगेन हमारी बहुत ही बढ़िया क्लासेस में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं 27 दिनों में 27 डेज में बिजनेस स्टडीज का सुपड़ा साफ। जी हाँ, 27 दिनों में बिजनेस स्टडीज आप मेरे साथ कर रहे होंगे और आप देखेंगे कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में या प्रीवियस जितने भी सेशंस हैं या आने वाले जितने भी सेशंस हैं ना दोस्तों, इन सारे सेशंस की पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाली है। जी हाँ, पीडीएफ अवेल करना भी बहुत जरूरी है सो दैट कि आप इंटरेस्टिंगली पढ़ाई कर सके। तो बेटा, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आप क्या करेंगे सर? आपको सिंपल सा करना है एक काम, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां लिखिए केपी एग्जाम प्रेप ऐप, और वहां पर ये वाला जो आपके पास एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लीजिए। और या तो अगर आप iOS यूजर है तो भैया आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है और वहां ORG कोड की डिमांड पे आपको लिखना है ICO। राइट, जी हाँ, और इसके बाद आप देखोगे कि आपके पास ये होम पेज दिखाई देगा और उसके साइड पैनल में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां जाके आपको दिखाई देगा ये। जी, यहां आप फ्री मटेरियल में जाइए, वहां जितने सारे टेस्ट है भैया सारे टेस्ट लगा दो और सारी की सारी पीडीएफ्स को आसानी से अवेल कर लो। राइट, जी हाँ सर, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही दे दूं। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ मिलकर के हम लोग प्रिपेयर करें सीयूईटी के लिए, जी हाँ, सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जहां पर बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 लाख लोग जाने वाले। हाँ जी, 10 लाख से ज्यादा ही होंगे इस बार, और वहां पर आपकी सीट पक्की होनी चाहिए भाई बेस्ट कॉलेज के अंदर। आप देख सकते हो हमारे बेहतरीन रिजल्ट्स जो पिछले साल में हम लोगों ने दिए हैं। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर के सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भैया ये बुक जिस भी कोर्स में आप आओगे, ऑब्वियसली अगर अगर कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उड़ान बैच कॉमर्स के लिए अलग से होगा, आर्ट्स के लिए अलग से होगा, ऐसे ही आप देखोगे साइंस के लिए अलग से होगा। आपको चाहिए सर ये सब कुछ भरपूर मात्रा में अपन ने पढ़ लिया है, हमें तो जीटी चाहिए और लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। हमारे ऐप को चेकआउट करना ना भूले दोस्तों। राइट, और हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं आप सीयूईटी की। और मैं आपको बता दूं, आपको भैया यहां पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। राइट, चलिए, तो ये सब कुछ हुआ इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन सर मुद्दे की बात पे आओ जरा। मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, साथ ध्यान से सुनिएगा। मुद्दे की बात तो ये है कि हम क्या कर रहे थे बेटा, हम कर रहे हैं, हाँ जी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के आज हैं हम पार्ट 3 में। राइट, जी हाँ, पार्ट 3 में जहां हम जानेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं बेटा। आज ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के साथ। राइट, चलिए, सो सबसे पहले हम लोग फ्यूल की बात अगर कर ले तो भैया फ्यूल से पहले टेलर को आप पढ़ चुके हो। हेनरी फ्यूल ने क्या एक्सप्लेन किया इसके बारे में आप समझ लीजिए। व्हाट अमाउंट टू बी मैनेजर्स वर्क। जी हाँ, एक मैनेजर को कितना काम करना चाहिए। प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डूइंग दिस वर्क। इफ वर्कर्स एफिशिएंसी मैटर्ड इन द फैक्ट्री सिस्टम, सो डज द मैनेजरियल एफिशिएंसी, एंड द फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट that his writings had and continue to have improvement in managerial efficiency। तो घूम फिर करके हेनरी फ्यूल साहब जो है ना, अपने आप को मैनेजर 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 और मैनेजर के आसपास ही रखते हैं। जी हाँ, तो भैया इनकी मेन बात है मैनेजर्स के लिए, ऑब्वियसली, इसलिए मैनेजर्स के फेवरेट भी कौन है बेटा? हेनरी फ्यूल साहब। जी हाँ, 1841 से लेकर के 1925 तक आप देखोगे इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, एक बार पढ़ लेते हैं। एक फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट है whose theory is concerning the scientific organization of the labor, कि आप लेबर को साइंटिफिकली कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हो। He graduated from the mining academy of St. Einstein in 1860 in mining engineering। इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की हुई है, और 19 साल का एक ऐसा लड़का जिसने इंजीनियर की तरह अपना जॉब जो है शुरू किया था, कैम्ब्रिज इन फोर चैम्बरिन डिकॉजलाइन, अल्टीमेटली
acting as its managing director from 1988 to 1918, राइट? सो मतलब जिसने अपना काम जो है बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करके एज मैनेजर से स्टार्ट किया था और बाद में वो जाकर के उसी कंपनी के अंदर एमडी बन जाता है, राइट? सो फ्यूल वाज द फर्स्ट, जिसने, आप देखते हो ना हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब पढ़ते हैं, इसमें से 4 तो यही भैया ने दे दिया। भैया देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये जो है पहली बार फ्यूल साहब ने ही हमें बताया था, ठीक है? लेकिन इनका वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट था। इनका वर्जन था प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। जी हाँ, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करना है, राइट? ये इनके वर्जन में था, जिसको आप देखते हो आज के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन इसका पढ़ रहे होते हैं, राइट? यस सर, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं फ्यूल साहब, ध्यान से सुनिए। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, इन पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। याद करना होगा दोस्त आपको, बोलो क्या बोल रहा हूं? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, करेक्ट है? यस सर। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट द क्वालिटीज ऑफ मैनेजर, मैनेजर के क्वालिटीज क्या होने चाहिए भैया? वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मोरली होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सर। और इनका ये भी बिलीव है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है दैट माइट हेल्प टू इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस इज पोटेंशियली लिमिटलेस। भाई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इनको कितना हेल्प करेंगे? बोल रहे लिमिटलेस, भैया बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, राइट? यस सर। सो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने प्रोपाउंड किए थे, जो आज की कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, राइट? इससे पहले थोड़ा सा और जानना पड़ेगा दोस्त इनके बारे में आपको। भैया थोड़ी सी बात और समझ लो। इन्होंने एक बुक पब्लिश की 1917 में, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जेनरल। बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है, राइट? सो फ्रेंच भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको याद रखना है तो वह जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन 1949 इन्होंने एक और बुक जो है उन्होंने पब्लिश करी थी बेटा, राइट? और इसीलिए इनको फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा बेटा, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी। चलिए, सो 14 प्रिंसिपल्स जो है हमारे पास, उनमें से पहले प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। भैया सबसे पहला क्या है? दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। भाई साहब ये कहते हैं कि जितना भी काम है उन काम को छोटे 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 पार्टों में टुकड़ा टुकड़ा कर दो, राइट? टुकड़े टुकड़े कर दो भाई साहब। वर्क इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क और जॉब्स। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। अब देखो एक बात बताओ, एक बात समझो जरा ध्यान से। अगर ये पेन बनाना है, राइट, तो इसके ऊपर का पार्ट और अंदर का पार्ट दो अलग अलग पार्ट है मान लेते हैं। तो भाई ऊपर का पार्ट एक बंदा बनाए और अंदर का पार्ट दूसरा बनाए, तो क्या एक बंदा अपने काम में एक्सपर्ट हुआ, दूसरा बंदा वो भी अपने काम में एक्सपर्ट हुआ? यस। तो ऐसे ही बोल रहे हैं भैया, देखो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब हम डिवाइड करते हैं वर्क को, ध्यान से समझना, तो आप स्पेशलिस्ट बनते हो। क्या बनते हो? स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, ऑब्वियसली मैं सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, ऑब्वियसली भैया मैं स्पेशलिस्ट हो सकता हूं। मैं सातों के सातों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मैं शायद स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, राइट? यस सर। फ्यूल कहता है द इंटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क। भाई ये डिवाइड ना ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि आपको बेटर वर्क जो है, बेटर प्रोडक्शन जो है, हम एक इकोनॉमी के अंदर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर पाए। और इसीलिए कहा जा रहा है बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली if it is divided into specialized task, right? And as a result efficient and effective output जो है आपको प्रोड्यूस होकर के मिल जाएगा। all of them have specialized person, सारे के सारे जो है स्पेशलाइज हो जाओगे और कलेक्टिवली आप प्रोडक्शन के टारगेट को इजीली मीट कर सकते हैं, राइट? यस सर। सो फ्यूल अप्लाई करते हैं इस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल काइंड ऑफ वर्क, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा। तो सर डिवीजन ऑफ वर्क कहां पॉसिबल है? कह रहे डिवीजन ऑफ वर्क कहीं करवा लो भैया, कहीं करवा लो, चाहे वो टेक्निकल पे करवा लो या फिर मैनेजरियल पे करा लो, दोनों चलेगा दोस्त, राइट? यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट
आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस प्रिंसिपल एट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हॉस्पिटल में भी हो सकता है, इवन एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी आप ऐसा ही देखोगे, राइट? एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी आप इसी तरह की चीजें देख रहे होते हैं। करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड जो प्रिंसिपल आता है हमारे पास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, व्हाट इज अथॉरिटी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझते हैं। एक चीज समझो, मैंने तुमको अगर अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होने वाला है, तुम ही होने वाले हो। तो जो अथॉरिटेरियन होता है उसी की क्या होती है बेटा, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी इज एन राइट टू गिव ऑर्डर, है ना? अथॉरिटी क्या है, ये राइट है टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ऑबिडेंसेस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज corollary of authority. The two types of the authority which is the authority to command and the personal authority. ध्यान से देखना बेटा, authority to command and second is what, the personal authority which is the authority of the individual manager. तो individual energy manager के पास दो तरह की authority है, सबसे पहले authority to command और दूसरा personal authority, right? So authority is both formal and informal. The manager require authority कॉमेंसरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपसे क्या कहा, अथॉरिटी के साथ एक चीज अपने आप आती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ मैनेजरियल power, right? So at the same time, a manager should have necessary authority to carry out his responsibility. For example, sales manager has negotiate a deal with a buyer, right? So इस तरह की अथॉरिटी अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली क्रेडिट पीरियड 60 दिनों का दिया हुआ है, तो भैया यहां पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होने वाली है बेटा, उस मैनेजर की होने वाली है, सेल्स मैनेजर की होने वाली है बच्चों। करेक्ट है, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। तीसरे वाले अगर हम प्रिंसिपल की तरफ चले तो यहां क्या कहा जा रहा है, डिसिप्लिन के बारे में। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज डिसिप्लिन, जो हम नहीं दिखाते सर, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन की बात करें अगर हम लोग, तो ये ऑबिडेंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स है, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई रूल बना है तो उसको ओबे करना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी for the working in the organization, and according to the fuel discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreements। याद रखिएगा बेटा, जब आपके सुपीरियर अच्छे होते हैं ना तो आपका काम करने का जी करता है जी। चलो, so suppose the management and the labor union have entered into an agreement, thereby the workers have agreed to put the extra hours, right? So यहां पर कहीं ना कहीं आप समझ लो ना, आप समझ लो कि जब मेरे यहां पर मेरे एम्प्लॉयर्स अच्छे हैं तो मुझे ज्यादा आवर्स भी काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बदले की पेमेंट मुझे मिल जानी है। इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स। और याद रखिएगा, हमेशा 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 एक अच्छा वर्कर जो होता है उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, उस जगह को छोड़ करके कहीं और निकल लेगा, राइट? सो इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ये बात यहां पर कही गई है, राइट? चलो, फोर्थ जब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। जी हाँ दोस्तों, सो व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड की यूनिटी क्या है? सो फ्यूल कहता है देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, राइट? अच्छा तुम सोचो, एक बात समझो, जैसे तुम घर में बैठे हो, कभी तुम्हें पापा बजा के जा रहे हैं, ये कर ये कर ये कर ये कर, कभी तुम्हें उसी वक्त मम्मी बजा के भैया ये कर ये कर ये कर ये कर। तुम बताओ, तुम बज तो दोनों तरफ से रहे हो, लेकिन क्या दोनों में से किसी एक का भी काम कर पा रहे हो ठीक से? नहीं सर, इसलिए तुम दोनों से फिर बजोगे, मतलब ज्यादा बजोगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर कमांड की यूनिटी हो, एक जगह से ही कमांड आए तो उसको हम डिलीवरी दे सकते हैं ना, लेकिन कमांड यहां से भी कुछ आके कुछ कह जाए, यहां से आके कोई कुछ कह जाए, यहां से आके कोई कुछ कह जाए, अरे भैया तो एक एम्प्लॉय तो बस सोचता रह जाएगा, इसका काम पहले करूं, उसका काम पहले करूं, पता नहीं क्या प्रायोरिटी है, पता नहीं क्या प्रायोरिटी नहीं है। सो यहां पर इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड की बात की गई है। इफ एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. The principle of unity of command states that each participant in the formal organization should receive order from and responsible to only one superior. वो एक ही superior के लिए responsible होना चाहिए बच्चों, राइट? यस सर। सो फ्यूल गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस प्रिंसिपल। ही फेल्ट दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अथॉरिटी इज
undermined, discipline is in jeopardy, ये लिखना है हाँ, authority is undermined, discipline is in jeopardy, and order disturbed, and stability threatened. राइट, ये सेम लाइनें लिखनी है भाई, आप देख रहे हो मार्क्स आएंगे आपके इसके बाद, करेक्ट. सो नीचे हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझा हुआ है, राइट. यस सो चलिए फिफ्थ की तरफ चलते हैं बेटा. फिफ्थ प्रिंसिपल किसकी बात करता है? ये बात करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की. जी हाँ. सो व्हाट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? डायरेक्शन की यूनिटी का क्या मतलब है सर? सिंपल है बेटा, ध्यान से देखना. व्हाट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? All the units of an organization should be moving towards the same objectives through coordinated and focused efforts. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. राइट. सो एक सिर पे एक ही प्लान होना चाहिए, एक से ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए. अब देखो यहां ध्यान से समझना, ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सारे एक ही दिशा में काम कर रहे हैं. भैया अलग अलग काम नहीं कर रहे, सारे एक ही दिशा में काम कर रहे. कोऑर्डिनेशन है सबके बीच में. क्या देखोगे आप कि सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है. फॉर एग्जांपल कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल की बात हो रही है एज वेल एज कार, देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम. ऑब्वियस सी बात है भाई, अदरवाइज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है जी, ठीक है सर. चलो आगे बढ़ते हैं. सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. एक चीज समझना, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट बहुत से हो सकते हैं, बट आप एक चीज समझिए कि जो सबऑर्डिनेशन है किसका? इंडिविजुअल इंटरेस्ट. मतलब मेरा इंटरेस्ट बाद में, पहले किसका है बेटा? जनरल इंटरेस्ट. सो द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक प्रायोरिटी. तो इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है बेटा? वो जनरल इंटरेस्ट है, तो वो आपके इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे हम. और एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी. अ कंपनी हैज गॉट इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव, तो उसके अपने ही कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, यानी कि सैलरी पे. जबकि एम्प्लॉय चाहता है भैया मेरे को चाहिए ज्यादा से ज्यादा सैलरी. तो यहां पर ध्यान रखना होगा कि जो जनरल इंटरेस्ट है वो हमेशा हमेशा ऊपर आएगा देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. राइट. यस सर. चलिए इसके बाद 3 या 2 नंबर में काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो है स्केलर चेन. राइट. इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, यहां क्या समझाने की बताने की कोशिश की गई है. राइट. सो व्हाट इज स्केलर चेन सर? स्केलर चेन क्या होता है? देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से सुपीरियर्स है और सबऑर्डिनेट्स है. बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में वैसे भी हमारे पास क्या होते हैं? सुपीरियर्स होते हैं एंड सबऑर्डिनेट्स होते हैं. द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन. आप देख सकते हो कि भैया हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक की तरफ जब हम जा रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको स्केलर चेन कह रहे हैं. क्या बोल रहे हैं सर? इसको स्केलर चेन कह रहे हैं. राइट. यस सर. सो अकॉर्डिंग टू द फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. राइट. ऐसा नहीं कि जाकर के सीधे जो है ना ए से बात कर सकते हो आप. अरे भैया एमडी लेवल का बंदा है, इससे बात डायरेक्ट नहीं होगी. ए जो है अपनी बात को कहां रखेगा बेटा? वो एल के पास रखेगा, उसके बाद एम के पास जाएगा, उसके बाद एन के पास, ओ के पास, ऐसे पहुंचेगी बात बेटा. इसको बोलते हैं स्केलर चेन. क्या बोलते हैं इसको? स्केलर चेन. राइट. सो देयर शुड बी अ फ्लो. लेट अस कंसिडर द लिमिटेशन. हाँ देखो एक चीज समझ, सिचुएशन सॉरी, तो सिचुएशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे होने वाला है. राइट. एक बात ध्यान से सुन लेना, ऐसा भी हो सकता है कि सर यहां पर ऐसा हो जाए कि मिस्टर ई जो है जाकर के सीधे मिस्टर ओ से बात कर ले. ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मिस्टर ई जो है वो जाकर के सीधे मिस्टर ओ से बात कर ले. बिल्कुल हो सकता है. उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक. क्या बोलते बोलो उसको? इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक. एज शोन इन द डायग्राम, जब इमरजेंसी की सिचुएशन है ई कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ओ, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक. क्या बोलते हैं इसको बेटा? गैंग plank. However, in the case of the emergency, it can be possible that a worker can contact CEO directly. Only in the case of emergency. ये याद रखिएगा, ये स्केलर चेन का एक एक्सेप्शन हो जाता है. राइट. चलो नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्डर. कैसा है? सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल, यहां पर पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन अ सुटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम.
for maximum efficiency. The principle of order states that a place of everything, everyone and everything is its or her place, right? So मतलब जैसे आप जनरली एम्प्लॉय के कैबिन्स देखते हो ना, अब भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इस कैबिन के अंदर अगर मान लो कोई पर्सन पहले आ गया हो गया मेरा है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये किसी और का है जहां पर वो ऑलरेडी काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, आप उसको वॉयलेट नहीं कर सकते. सो एसेंशियली इट मींस ऑर्डरलीनेस, यानी कि कोई सामान भी उसी तरीके से अरेंज रखना चाहिए. इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग इट इज टू बी प्रेजेंट देयर एंड देयर विल बी अ हिंड्रेंस इन द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, राइट. दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, राइट. यस सर. नेक्स्ट हम आगे बढ़े इक्विटी की तरफ. व्हाट इज इक्विटी सर? सो इन द गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड इंश्योर फेयरनेस टू ऑल द एम्प्लॉइज, राइट. सो सभी लोगों को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा, किसी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के दौरान किसी को कम ट्रीट किया जा रहा है. दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज kindliness and justice in the behavior of the managers, right. So यहां ध्यान रखना है, इक्विटी का मतलब भी यही होता है, सबको बराबर का हक है भाई, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, right. So that rather he say that the lazy personnel should have dealt with the sternly to send the messages that everyone is equal in the eye of the management. याद इसका मतलब ये नहीं है कि किसी लेजी बंदे को भी मैनेजमेंट जो है उसी तरीके से, उसी नजर से देखेगा, नहीं भैया. लेकिन एक जैसे लोग जो है, एक जैसा काम करने वाले लोग, उनको तो कम से कम एक चश्मे से ही मैनेजमेंट को देखना चाहिए, राइट. यस सर. नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. जी हाँ, व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल? इसको भी ध्यान से सुनिए. एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, राइट. सो यहां पर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द फ्यूल पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिजीरियस प्रोसीजर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कैसे भी अपॉइंट हो रहा है. भाई अपॉइंटमेंट का एक अच्छा खासा प्रोसीजर होना चाहिए, और उस प्रोसीजर से जो गुजर के निकलेगा वो एक बेहतरीन एम्प्लॉय सिलेक्टेड होगा, राइट. जी हाँ, अगर एक बार तुमने उसको सिलेक्ट कर लिया किसी पोस्ट या पोजीशन के लिए, तो मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर तो होना चाहिए कम से कम, उससे पहले उसको नहीं निकालना है ना. क्योंकि भैया देखो, किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप अपने बिजनेस में लेकर के आ रहे हो, दैट इज अ हेक्टिक प्रोसेस. आपने उसको सिखाया, समझाया, उसके बाद वो बाय बाय बोल के चला गया, या तुमने उसको भगा दिया, दैट इज नॉट गुड. एनी एडहॉकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय. और भाई एम्प्लॉय को भी डर लगेगा, पता नहीं कब कौन किसको कैसे निकाल दे, तो वो शायद अपना बेस्ट दे करके परफॉर्म नहीं करेगा दोस्त, राइट. सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग जो है इसका एक कॉस्ट होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट. यस सर, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट आता है बेटा इनिशिएटिव. सो व्हाट इज इनिशिएटिव? वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर द इंप्रूवमेंट्स, है ना. अब जैसे मान लो कि किसी साल आपको ऐसा लगा, या किसी महीने, किसी दिन आपको ऐसा लगा कि आपने ना कुछ गलतियां करी हैं, तो भैया जितनी जल्दी आप रियलाइज कर लो, साल में करोगे तो थोड़ा डिले रहोगे, महीनों में करोगे थोड़ा सा डिले का फैक्टर कम होगा, लेकिन हर दिन अपने आप को इंप्रूव करोगे तो भैया डिले का फैक्टर खत्म होने लग जाएगा. सो इनिशिएटिव्स मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस विद द सेल्फ मोटिवेशन. दिस इट इज द थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान. It is one of the traits of an intelligent person, right? But it does not mean going against the established practice of the company for the sake of being different, right? Yes sir, बिल्कुल करेक्ट है. चलिए, और 14th प्रिंसिपल की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या नाम है बेटा? इसको कहते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स. मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट, राइट. सो टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी जो है वो अमंग द एम्प्लॉय हमें क्रिएट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि भैया कंपटीशन चल रहा है, नहीं, हार्मनी, हम लोग मिल करके, साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे. मैनेजमेंट शुड प्रमोट द टीम वर्क स्पेशली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिएगा, हमें आई की जगह पे वी को ही
यूज करना चाहिए। मतलब हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रेदर देन आई, मैं सिर्फ मैं कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस विल गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, राइट। सो इससे स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस जो है वो बन करके तैयार होता है, राइट। यस सर, ये 14 के 14 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ये 14 के 14 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है फिनिश। मिलता हूं आपसे अगले बढ़िया से सेशन में जहां हम प्लानिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। मनीष रॉय साइनिंग। KP classes dedicated to excellence.